अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब फर्स्ट क्लास है यहाँ पर। और जो नाज़रीन में देख रहे हैं वो भी कुछ हशाश बशाश लग रहे हैं। वो बैठे हैं ना कि अहमद भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं और रुखसाना बाजी भी बैठी हुई है, देख रही है हमें। सब देख रहे हैं, हमें सब देख रहे हैं। मेरे घर वाले भी बैठ के देख रहे हैं, बल्कि मेरी वालदा तो उस नज़र से देख रही है कि अब मैं कौन कौन सा नुक्स निकालूंगी इसके अंदर कि तुमने आज ये गलत कहा। अच्छा, वालदा तो होती है ऐसी है ना, ज़ाहिर है वो क्रिटिकल एक उनका जो है ना व्यू पॉइंट कि भाई कैसे कर रही है मेरी बेटी। इंडीड। और वालदा का सबसे ज़्यादा ये होता है कि फिर वो कहती है तुम मोटी लग रही हो तो यू हैव टू रिड्यूस वेट। तो ये सारी अम्मियाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अम्मियाँ ऐसी होती है, बेटियों के पीछे पड़ी हुई है कि अपना वजन कम करो। अच्छा, तो ये है। अच्छा, फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त हमारा आया है कल के शो का भी। और इससे पहले आप हमें बता ही रहे हैं कि किस तरह आप हमारे सेगमेंट्स को पसंद कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सेगमेंट हो या फिर पॉलिटिक्स पर जो बात करते हैं, क्रिकेट को भी शामिल करते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, तो सभी बहुत ज़्यादा फीडबैक अच्छा दे रहे हैं हमारा। चलिए, तो अच्छी बात। हमारी कोशिश भी यही थी इस शो के ज़रिए कि एक मुख्तलिफ सा एक शो लेके आए, बड़ा हैपनिंग सा, जिसमें एक यकसानियत ना हो कि अगर एक चीज़ की हम बात करें तो फिर वही करते जाएं। तो हाँ, हम गियर्स को चेंज करते हैं, बहुत से मल्टीपल। तो आगे कुछ बढ़ाते शो को आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात क्या है आज की, बताइए। अच्छी बात यह है कि खामोशी एक बेहतरीन हथियार है। लाइक अगर आपको गुस्सा आया है या कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसे अल्फाज आपको बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहे, तो वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आपको रिएक्शन वो आपका चाह रहा है कि आप कुछ कहें जिसके बदले में वो कुछ कहे। और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते 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 वो हाथमबाई, वो लड़ाई, वो किसी भी हद तक चली जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खामोशी बेहतरीन रिएक्शन है। आप देखिए, बहुत कारी ज़र्ब है ये खामोशी, अगर आप इसको समझें। हज़रत अली का फरमान है कि जाहिल की बेहूदगी पर खामोश हो जाओ। तो आपको अगर कुछ लगता है कि जी ये इंसान इस वक्त कुछ बहुत ही ऐसे कलमात कह रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो बेहतर है कि आप उस पर खामोश हो जाएं, क्योंकि जब आप खामोश होंगे तो वो खुद ही जो है वो ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो हमने कहा ना कि हथियार है, ये इसी तरह बड़ी कारी ज़र्ब लगती है अगर आप खामोश हैं। तो दूसरा कहता है कि रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। हमारा मजहब भी यही कहता है कि खामोशी इख्तियार करें। अच्छा जी, वर्ड ऑफ द डे क्या है? वर्ड ऑफ द डे है यूफोरिया। अच्छा, यूफोरिया मीन्स कि फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, व्हेन यू आर फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, तो दैट रेफर्स यूफोरिया। सो इस वक्त आई एम इन स्टेट ऑफ यूफोरिया। हम सब जब भी हम मुलाकात करते हैं अपने नाजरीन से रोजाना राइज एंड शाइन पर, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़ी एनर्जी होती है, खुश होते हैं हम। तो ये आज का वर्ड हो गया। फिर आगाज करते हैं हेडलाइंस, टॉप स्टोरीज। पहली क्या है आपके पास टॉप स्टोरी, बताइए। पहली टॉप स्टोरी जो है वो ये है कि जी 26 के बाद 27वीं तरमीम की बाज़गश्त। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तरमीम तमाम जमातों की इत्तफाक़ राय से लाई जाएगी। जी, यानी अब 27वीं तरमीम के बारे में वैसे ही कुछ बातें हो रही हैं जैसे एक मेज, यानी एक ऐसी एक मिस्ट्री सी बन गई थी 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट। बिल्कुल, लेकिन आप देखें कि 26वीं आईनी तरमीम भी एग्जैक्टली वो भी मंजूर हुई। और मैं 100% कह सकती हूँ कि मंजूर करने वालों ने खुद भी नहीं पढ़ी होगी, बस मंजूर कर दी जिस तरह आई, बिल्कुल ऐसे ही। और ड्राफ्ट को हम ढूंढते रहे और बार बार बात होती रही रानमोहन से कि भाई ड्राफ्ट कहाँ है, हमें तो बता दे थोड़ा सा। लेकिन मैं सुन रही थी कुछ पीटीआई के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि अभी 26वीं आईनी तरमीम भी एक तरह से आइन का जनाजा था, तो अब ये दूसरा जनाजा पड़ा जाएगा। अभी इस पे अभी मिक्स। देखिए, इसमें एक और चीज है, ये सवाल हम जरूर करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम, आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा डेलिब्रेट किया इसके ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो वक्त की ज़रूरत थी, प्लाकिन की सारी चीज़ें आपने देखी हैं हालात व वाक़यात के तनाजुर में, आप ये 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन बिल्कुल उसके 10-15 दिन बाद 27वीं आईनी तरमीम की, तो क्या इसका मतलब फिर ऐसे ले लें हम कि अगर 27वीं आईनी तरमीम आएगी उसको कवर अप करने के लिए 28वीं आईनी तरमीम, नहीं वो शायद जो 28 के बाद मौलाना साहब ने कहा था ना कि काले नाग के दांत निकाल दिए, तो कोई एक आध दांत रह गया होगा, दोबारा लगाना है, वो नहीं, उसको भी निकालना है शायद उसको भी निकालना। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बड़े इसमें फैसले किए गए हैं। अब ये दो तरह की हिकमत अमली, एक तो सियासी हिकमत अमली बनाई जा रही है। सियासी हिकमत अमली ये बनाई गई है कि मुल्क भर में जलसे जुलूसों का एक बार फिर आगाज़ किया जाएगा और अपनी सियासी स्ट्रेंथ दिखाई जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर ये जलसे होंगे।
तहरीक चलाने का फैसला किया गया। पहला पावर शो 8 नवंबर को पेशावर में होगा। पेशावर में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो वहाँ से आगाज़ करेंगे, पावर शो दिखाएंगे। एलामी के मुताबिक बेगुनाह बानी को सियासी मकासद के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी PTI की कैद से मुतालिक भी उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। नाहक कैद के खिलाफ भरपूर एहतजाज रहेगा। बुशरा बीबी से मुतालिक जो खबरें हैं मन गढ़त है, क्योंकि बुशरा बीबी से मुतालिक ये खबरें आ रही थी और इस पर हम शो में आगे चलकर हमने बात करनी है। बड़े रेलेवेंट लोग हमारे साथ गेस्ट हैं कि ये कोई डील का नतीजा है, कोई सेटलमेंट हुई है, कोई बातचीत हुई है आपस में और उसके बाद बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हुई है, क्योंकि किसी दूसरे केस में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया और बानी PTI की बहनों को भी छोड़ दिया गया। तो बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी है। कल फैसल चौधरी हमारे साथ थे शो पर और बड़ी इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान। तो बानी PTI ने दोनों में सुलह करा दी है सलमान अकरम राजा, क्योंकि ये हुआ था कि बानी PTI को सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी जब लेके गए मामला, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये दरखास्त एक्सेप्ट ना की जाए, हम अपनी कानूनी टीम के बाद एक फैसला करेंगे और उसके बाद वो दरखास्त कोई और दायर करेगा, फैसल चौधरी नहीं करेंगे। तो दोबारा लीगल टीम में उनको शामिल कर दिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फैसल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं है। और एक और अपडेट ये है कि जुडिशल कमीशन में उन्होंने मेंबरान देने का फैसला कर दिया है। ये समझ नहीं आती कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है और हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते और फिर आप जाके उस कमीशन का हिस्सा भी बन जाते हैं। बट इसमें भी कुछ पार्टी के अपने कोई होंगे, इसके ऊपर कोई राय होगी कि चले बने तो सही देने के लिए। उनको यही है कि सरबराह किसको लगाना है, तो फिर सरबराह बड़ी फाइन लाइन है। मैं सुन रहा था कुछ रहनुमाओं को कहते बड़ी हम तो देखें, अब एक तरफ तो ये कि विफाक के साथ अगर वो शरीक हो गए KPK के वजीर आला, तो फिर देखें वो तो एक फेडरेशन की एक ज़रूरत भी होती है और आपको साथ चलना होता है, तो अगर हलफ बर्दारी है तो फिर उसमें शामिल होना है। तो इस पर हम बात बिल्कुल करेंगे अपने शो पर आगे चल के। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। और जो एक सबसे मेरी फेवरेट खबर होती है कि जब भी टीवी पे आता है कि जी पेट्रोल में जो पेट्रोल की कमी है उसमें कीमत उसकी कमी होने वाली है, तो ये मेरी ऑलवेज ये एक ऐसी न्यूज़ होती है जो आएगा सारे पाकिस्तानी सुनने के लिए बेताब होते हैं कि पेट्रोल की कीमत कब कम होगी। तो अभी एक बड़ी अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी होगी, जो कि 1 नवंबर से होगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कमी में 3 रुपए तक कमी होगी। और आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में भी कमी आ गई। गैर मुल्की एजेंसी ने गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% तक कमी और जबकि गैस की कीमत में 3.5% तक कमी। देखिए ये कमी तो होती है, आलमी मंडी में जब बढ़ती है कीमत तो अगले दिन पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाती है, और आलमी मंडी में जब कम होती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट टोटली कनेक्टेड विद द आलमी मंडी ना, हमें आलमी मंडी के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है और वो उन्हीं की तरफ से अच्छी खबर आती है। और एक बुरी खबर ये होती है कि जब भी पेट्रोल की जो कीमत है उसमें इजाफा होता है तो सबकी लाइनें लग जाती हैं पेट्रोल पंप के बाहर और पूरा मतलब 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक की ब्लॉक रहती है, क्योंकि वो शायद 3 रुपए हमने बचाने होते हैं। और वो नहीं कमी नाफिज होते होते फिर होता है कि बिजली पे पैसे बढ़ जाते हैं। बट यू नो दिस इज अ गुड न्यूज़ कि अभी तक 3 रुपए अगर आप कम करें बिल्कुल ऐसा, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, मैं तो साइकिल पे आता हूँ ना, साइकिल वालों के लिए। अच्छा नहीं, मुझे लगा आप शायद वो अमीरों वाला पेट्रोल डलवाते हैं तो वो आपके लिए होगा, कि मुझे तो भाई एक जैसा लगता है। अच्छा जी, तो ये हमारी आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से जुड़ी खबर है कि व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़े क्रूशल मौके पर गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दिया है। PCB से इख्तलाफात के बायस इस्तीफा उन्होंने दिया था। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर किए गए और जरा ये बता रहे हैं कि गैरी कर्स्टन से दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्शन पर मुशावरत नहीं की गई है। ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में सीनियर प्लेयर्स को डाला गया है, तो ये बताया जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि गैरी कर्स्टन से को लूप में नहीं लिया गया है इस फैसले में। गैरी कर्स्टन सपोर्ट स्टाफ मर्जी का ना मिलने का भी शिकवा करते रहे हैं। PCB भी गैरी कर्स्टन की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं था। ऑनलाइन कोच भी रहे, यानी ये भी एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि कोच बाहर बैठा हुआ है, आपकी कोई सीरीज होने वाली है, कोई टूर्नामेंट होने वाला है और कोच बाहर से बता रहा है कि ये करना है वो करना है, तो ऐसे भी इन्होंने गैरी कर्स्टन ने काम किया है। अब जेसन गिलेस्पी देखना ये कि कैसे लीड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम परफॉर्म करने जा रही है, तो उनके तजुर्बे से फायदा तो बहरहाल होने जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इसराइल की जानिब से इसराइली हुकाम और रिलीफ एजेंसी के दरमियान रवाबित पर पाबंदी, अनरवा से ताल्लुकात मुनक़ता करने और इस पर दहशतगर्द तंजीम करार देने की भी मंजूरी दे दी गई। इसराइली इक़दामात पर अपने रद्द अमल में अनरवा का कहना था कि इदारे पर पाबंदी फ़लस्तीनियों के मसाइब को मज़ीद गहरा करेगी, गज़ा के लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा। देखें ये एक दुख भरी बात है बहुत, और हम शो में आगे बढ़ने से पहले इस पर ज़रूर बात करेंगे। यानी इसराइल जुल्म और जबर तो कर रहा है, इंसानी जानें ले रहा है, ना वो स्कूल्स को छोड़ रहा है, ना अस्पतालों को छोड़ रहा है, ना ख़वातीन ना बच्चों को छोड़ रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है।
लेकिन दुनिया खामोश है। और उस पर आप देखें, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ये Exactly. कि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी नहीं करने दे रहा। बिल्कुल। तो दुनिया क्यों खामोश है? ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। देखिए, ये दुनिया खाना होगी से- आपको। आपने खैर शो के आगाज में कहा ना बिल्कुल। कि खामोश रहना, ये इस वो पे जगह नहीं है खामोश जहाँ नहीं, खामोश जुल्म पे रहना। खामोश नहीं रहना। आपने, आपका मजहब भी कहता है कि जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठानी है, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों खामोश बैठे हैं। बिल्कुल चलिए, ऐसा ही हम है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अब इस पे सऊदी अरब का रद्द अमल आना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत OIC से का। रहनुमा थे, बिल्कुल। वो कर सकते थे, लेकिन आज तो ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन देखी गई है, शायद ये कहीं भी नहीं देखी गई, क्योंकि मजहब के लिहाज से भी बच्चे और खवातीन उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था वॉर से। लेकिन ये वो वॉर हो रही है जिसमें हमने बच्चों की भी, मतलब अभी एक बच्चा जो पैदा और हुआ ये है, वॉर उसको क्या भी शहीद कर है रहे हैं। सुजैन? वॉर तो नहीं है, ये एग्रेशन है। यानी आप जुल्म एक है। नस्ल कुशी कर रहे हैं, आप बिल्कुल। जेनोसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस जेनोसाइड पर दुनिया खामोश है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश हैं, जो हमें ये सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, विमेन राइट्स क्या होते हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करना ये रियासत का हक है या फिर ये पूरी दुनिया का एक जिम्मेदारी है। तो वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आगे बढ़ के काम करती कोई? और सिर्फ रेजोल्यूशंस, हर पार्लियामेंट में हम देखते हैं रेजोल्यूशंस पास कर दी जाती हैं कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। महज मजम्मत से कुछ नहीं होने वाला। आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं और अमली तौर पर इक़दामात भी करें अगर आपके अंदर पावर है तो। कुछ ज़्यादा जज्बाती तो नहीं हाँ, मेरे ख्याल से हमें पानी असल पीना में चाहिए। issue ब्रेक भी की कुछ तरफ ऐसे चलते था, हैं जी, जी। और हम मीनवाइल पानी पीते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं कुछ पॉलिटिक्स की बात। वेलकम बैक। वेलकम बैक। सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैं जानना चाहती हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें मौलाना साहिब ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मतलब उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वो पीटीआई वालों से अपनी जितनी तारीफें करवा सकते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहिब, और हर बंदा उनके घर गया। मुलाकातें कैसे हो रही थी आप देख रहे हैं Exactly. कि कभी बिलावल जा रहे हैं, कभी एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से जो उनका वो था कुक होगा, उसने बाद में कहा होगा कि जी इस दफ़ा तो मुझे सैलरी डबल चाहिए क्योंकि मैं तो सुबह शाम और स्टाफ ने 24/7 कहा होगा मजे आ गए जी। बिल्कुल खाने बन रहे हैं। ये तो अब देखते हैं कि 27वीं तरमीम पर जो काले नाग के दांत थे वो अब मौलाना साहब किस तरह निकालेंगे, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं करवा नहीं, सकता। अब तशवीश ये है कि मौलाना कहीं डलवा ना दे वापस। ये यही खतरा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई और किसी का बाप भी ये हमसे नहीं करवा सकता। तो मेरे ख्याल से कि हमारे जो रेलेवेंट गेस्ट हैं आप बिल्कुल, उनका introduction करा दें, हमारे उनको साथ बुलाते हैं। जेयूआई का मौक़िफ़ लेते हैं। जेयूआई के सीनियर रहनुमा, कानूनी मामलात भी उनके देख रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल यही कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने का ऐलान किया है। खैर ये ऐलान है, अभी कुछ डिनायल भी आ रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है। राना सना कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोड्स बनाने की भी बात होगी। क्या जेयूआई इसकी हिमायत करेगी और क्या हुकूमत ने इस हवाले से आपसे कोई राबता, अभी तक कोई बातचीत की है? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। ये मिलिट्री कोड लाने की अटेम्प्ट जो है वो इस 26th अमेंडमेंट में भी करने की कोशिश की गई थी, जो इब्तदाई मसौदा था, मगर हमने उसको रद्द कर दिया था। तो जो चीज़ रद्द हो चुकी है अब उसको जो है ना दोबारा हम किस तरह से उसको सपोर्ट देंगे। अच्छा, एक और सवाल ये कि क्या कुछ 26वीं आईनी तरमीम में कुछ कमियां रह गई थी और उनकी वजह से जो एक जुडिशल कमीशन, नया जुडिशल कमीशन है वो बनाया जा रहा है और कोई बेंच भी जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया, तो इसके लिए 27वीं तरमीम लाना लाजिम होगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, अब इस पे जो है ना दो तरह की राय है। एक राय जो है वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंटल हल्कों की है। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो गलती नहीं है, मगर गलतियां बजाय कुछ जगहों पे हैं। तो वो गलतियां दुरुस्त शायद कहीं किसी स्टेज पे करनी पड़े, मगर फिर वक्त उसका कोई ऐसा मसला जो है ना इमीडिएट नहीं है। जुडिशल कमीशन के हवाले से नवंबर के पहले हफ्ते में शायद ये भी बन रहा है और स्पीकर शायद इसमें उन्होंने खत लिख दिया या लिख रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि उन्हें यानी नहीं मालूम था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो ये कमेटी में आप शामिल थे, क्या कमेटी में कोई फैसला लास्ट मोमेंट पर हुआ, किसी दबाव में, प्रेशर में थी ये कमेटी? मुझे नहीं पता, ये कमेटी के मेंबर्स को पता होगा जिनके ऊपर अगर कोई प्रेशर था तो
उनके ऊपर कोई प्रेशर था या नहीं था ये उनको पता होगा। बहरहाल अगर इस लेवल पे जो है वो प्रेशर लेके कोई फैसले करने हैं तो फिर ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। इस स्टेज पे तो प्रेशर नहीं होता, इंडिपेंडेंटली ज़मीर की आवाज़ होती है, पार्टी पॉलिसी होती है। कामरान सर, एक सवाल ये है कि जो आईनी बेंच की आखिरी वक्त पर जो एक शिक थी उसमें आखिरी वक्त पे एक तब्दीली की गई थी, उसकी क्या वजह थी कि आखिरी वक्त पे आके ये करना पड़ा? हाँ, उसमें ऐसा था कि आईनी वो प्रिजाइडिंग अफसर लिखा था और वो प्रिजाइडिंग अफसर का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें ऐसा हमने नहीं आने देना था कि जिससे ये लगे कि ये कोई अलग से अदालत है। उसका सीनियर जज, हर बेंच का एक सीनियर जज हुआ, सीनियर बेंच जो है ना उसको रेगुलेट करता है उस प्रोसीडिंग को। तो इसके हवाले से ये चूंकि एक बेंच है तो इसमें एक सीनियर जो है ना वो होगा जो उसमें रेगुलेट करेगा उस सारी कार्रवाई को। अदरवाइज जो है ना उसके किसी अलग प्रिजाइडिंग अफसर की या उसके अलग किसी ऐसे जज की तकर्री जो ना वो मेरा ख्याल है कि वो गैर मुनासिब हो जाती। कोर्ट विद इन कोर्ट जो है ना उसका तासुर ज्यादा। तो इसलिए जो ना ये जो तब्दीली की गई थी और स्पेशली ये तब्दीली एक तो हमने खुद भी पहले भी जो ना हमने सेटल किया था वो इसी तरह से किया था, फिर लास्ट मोमेंट पे पीटीआई ने भी ये पॉइंट आउट करके मुझे बताया था, फिर उसके बाद जो है ना मैंने बात की थी, फिर अल्टीमेटली वो तब्दीली हो गई। अच्छा, एक और चीज़ हुकूमती हलकों में, और ये इस ख्वाहिश का इजहार तो ना भी किया जाए तब भी नज़र आ रहा है, ये तासुर भी मिल रहा है कि काजी फायज ईसा को कोई ओहदा हुकूमत देना चाहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाहती है। जेयूआई का मौक़िफ़ इस पर क्या है? क्या कानून इसकी इजाज़त भी देता है? हाँ, देखिए, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस बाद औक़ात बनते रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते रहे हैं, मगर अभी तक उनका नाम जो है कोई रस्मी तौर पे फ्लोट नहीं हुआ। और अगर वो होगा तो फिर उसके ऊपर अपनी राय देंगे। मगर मेरी जाती राय ये है कि इस तरह से उनको वो एक और डिस्प्यूट का शिकार हो जाएंगे। तो जहाँ पे डिवीजन हो या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो उसमें जो है ना वो अपने आप को उन ओहदों से मेरा ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इज्जत की बजाय इज्जत के खिलाफ मामला चले जाते हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली फैसला उन्होंने करना है या हुकूमत ने करना है या अपोजिशन लीडर ने करना है। तो इस पे देख लीजिए कि उनका करूर जो है मुल्क कौम के मफाद में हो तो या नहीं हो, ये देखना पड़ेगा। जी, हम जेयूआईफे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ है और इसका हिस्सा भी रहे, और वो बता रहे थे कि भाई डिस्प्यूटेड मजीद हो जाएंगे काजी फायज ईसा अगर हुकूमत ऐसा अच्छा, आप देखें कि इससे फर्क पड़ता है वैसे उनको? अल्टीमेटली आप देखें, जाहिर बात है फर्क क्यों नहीं पड़ता। अगर उनको इलेक्शन जो हो चुके हैं जितना उससे उनको पहले भी फायदा ही हुआ इलेक्शन कमीशन से, और अगर वो काजी साहब आ जाते हैं तो फिर और फायदा होगा। और फिर इससे ये होगा कि काजी साहब को फर्क पड़ता है इससे। भाई राजी खुशी किसको बुरा लगता है, सैलरीज मिले, प्रोटोकॉल मिले, किसको नहीं चाहिए आप मुझे बताएं। एवरीवन वांट्स दैट प्रोटोकॉल, हु डजंट वांट दैट। तो कहीं ना कहीं पीटीआई की तरफ से एक इल्जाम आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ काजी फायज साहब के लिए हो रहा है। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। जो कुछ हो चुका है क्या उसमें वो अचीव नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सोचा जा रहा है कि हम जो चाह रहे थे वो तो नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि देखें आईनी बेंच का कयाम, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो चीफ जस्टिस, राणा सना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात राणा सना ने भी कही, और वो जरा सा इशारा करते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ये सीनियर मोस्ट जो जजेस थे इन दोनों को, उनकी ख्वाहिश ये नजर आ रही थी कि इन दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए। यस, बिकॉज उनकी ख्वाहिश, और वो शायद कुछ ऐसे इकदाम करना चाहते हैं कि ये जो जजेस हैं ये इस्तीफा दे दें। तो इसका रीजन आपको बेहतर पता है कि वाई दे डोंट वांट देम इन द बेंच, के कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली मुझे ऐसी जाती मेरी राय है कि उनको शायद लगा हो कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी शायद हमारा टूल नहीं बनने वाले, तो इनको बेहतर है अगर ये पहला काम उन्होंने जो किया उन्होंने आती कमेटी उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट की, उन्हीं लोगों को वापस रखा। तो एक ये भी आ रहा है कि अमीनुद्दीन साहिब जो हैं वो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं उसके सरबराह उनको लगा देंगे। तो अब यू नेवर नो, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा बात करते रहते हैं और इसको हम छोड़ नहीं सकते इस सेगमेंट को, एक पेशरफ्त होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है और हमें बात करनी पड़ती है। तो हमें क्या ब्रेक लेना है? यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, बिल्कुल। ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद भी कुछ अहम बातें आपसे शेयर करनी है। राइज एंड शाइन देखते रहिए। वेलकम बैक। हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं। तो ये तो दीगर जमातें हैं, लेकिन खास जो जमात है जो हुकूमत में है वो मुस्लिम लीग नून है।
तो उनसे हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक, जो कि वकील भी है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। जी बैरिस्टर अकील साहब, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े ज़रूरी सवालात हमने आपसे करने थे और बड़ी मुश्किल से हमें आपका वक्त मिला है। एक तो ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या रह गया था जिसको कंप्लीट करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लानी पड़ गई? इसका कोई ये रीज़न तो नहीं था कि जो ये न्यू जुडिशल कमीशन है इसको आप कुछ ट्विस्ट करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि इसमें जो सीनियर जजेस हैं वो आपकी मर्ज़ी से आएँ और जस्टिस मंसूर एंड जस्टिस मुनीब उसमें ना बैठें? क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या ये एक महज इल्ज़ाम है आपकी पार्टी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल इल्ज़ाम जो है वो हक़ाइक़ से बरक्स है और हकीकत ये है कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और 26वीं आईनी तरमीम में तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया गया है जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से। यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ जब भी कभी आईनी तरमीम होती है, ये कानून साजी होती है या इवन की अदालत का कोई फैसला आता है, तो उस हवाले से फिर इसके सबॉर्डिनेट और सपोर्टिव लेजिस्लेशन जो है उसमें तरमीम लाना ज़रूरी होता है। तो ये तरमीम कानून के हवाले से बात हो रही है, आईनी तरमीम की अभी फिल वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर भी मैं बाद में जरूर टच ऑन करूंगा 27वीं के हवाले से जो कहसराइयाँ हो रही हैं और वो क्यों हो रही हैं। लेकिन इससे पहले ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है शायद कि हम मर्जी के जजेस लगाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी बात है, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसमें एक कंप्लीट इनकम्पसिंग पूरी JCP की रिफॉर्मेशन और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वो वहाँ पे मौजूद हैं और सीनियरिटी खाली प्रिंसिपल नहीं रहा। अब ऑब्वियसली 3 सीनियर मोस्ट। अच्छा, ये मतलब जैसे सुजैन ने सवाल किया, थोड़ा और वजाहत से कर देते हैं। ये दोनों जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, इस पर क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? क्योंकि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं इस बारे में, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते तमाम तर जजेस और जनरली स्पीकिंग इवन अदरवाइज भी आप देखें तो तमाम जज साहिबान इज़्ज़तमाब जज साहिबान हैं और उनका जो एहतराम है वो हम सब पे लाज़िम मलज़ूम है और ऑब्वियसली एहतराम करना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है और मैं इवन अदरवाइज जनरली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि किसी भी इदारे में अगर कोई जूनियर जो है वो सुपरसीड कर जाता है तो फिर सीनियर्स एक रूटीन में देखा गया कि वो दे देते हैं इस्तीफा। और लेकिन अकील साहब, आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि वो इस्तीफा दे और कहीं ना कहीं से आप लोगों की जबान पे ये आ ही जाता है कि जी बाद वाला जो है वो इस्तीफा दे देता है। नहीं, हम ये नहीं चाहते। और अगर देखें लाहौर हाई कोर्ट में आपके पास मिसाल मौजूद है जो 2 जज थे जिनको सुपरसीड किया गया तीसरे नंबर के जज ने, उन्होंने तो काम कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ये जज के अपने अंदर होता है कि उसने करना है या नहीं करना, सर्विस उनकी बाकी है वो खुद देखें वो तो जुडिशरी का अपना निज़ाम है ना, वो पार्लिमानी कमेटी से तो नहीं बन रहा ना, वो तो ये तो आपने तो एक पार्लिमानी कमेटी मुख्तलिफ ला के एक चीज़ कर दी है ना। अच्छा, ये जी एक चीज़ बताइएगा, ये जो 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें ही ज़ाहिर है अभी हो रही हैं, तो इसमें क्या आप कोई तरमीम ऐसी ला रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक और वो फैज़ हमीद और फिर बानी PTI वो आपका हदफ है, ये कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कतन ये भी गलत तासुर दिया जा रहा है। देखिए, जब हमें 26वीं आईनी तरमीम के लिए MQM हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने वोट किया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ये बातचीत इस बात पे हुई थी कि फिल वक्त इस आईनी तरमीम को जो है वो जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से ही रखा जाए। उसमें लोकल बॉडीज वो 140A का उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनका वो एक डिमांड है और उन्होंने कहा कि जी लोकल बॉडीज में 140A जो आर्टिकल है आपका आइन का उसमें चेंज होना चाहिए। तो इसी हवाले से ही 27 में हमने उनको कहा कि ये नेक्स्ट जो आईनी तरमीम आएगी उसमें हम उसमें देख लेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा एक मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद मुलाकात के बाद ही वो आमादा हुए थे कि वो इस आईनी तरमीम में हमारा साथ देंगे। तो ये इस हवाले से है और इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सूबों के हकूक़ के हवाले से डिस्कशन है। लेकिन अभी कोई ऐसा मसवदा या कोई ऐसी हतमी बात हुई नहीं, क्योंकि हम पार्लियामान है, हमारा इस्तकाक है और हम ठीक हो गया। बैरिस्टर अकील साहब, एक सवाल करना चाहूंगी कि आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम आया PTI की तरफ से कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी ये एक जो अदलिया का कत्ल था, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी वो आप लोगों की इस तरमीम से ख़त्म हुई क्योंकि जो एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल था जो कि एक अल जहाद ट्रस्ट वाली एक जजमेंट थी एंड देयर आर सेवरल जजमेंट, आप लोगों ने उस प्रिंसिपल को उठा के रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। और अब ये होगा कि आपको ऐसा लगता है कि क्या जजेस एक इंडिपेंडेंट हो के फैसला दे सकेंगे? बिकॉज अब तो जजेस मेरे ख्याल से पार्लियामान को खुश करने में लगे रहेंगे कि हो सकता है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम बन जाएं। तो वो जो बायसनेस आ गई इसमें, क्या वो अब जो एक इल्ज़ाम है आप लोगों के
ऊपर कि ये तो बस खुश करने में आपको लगे और इसमें ऐड ऑन कर दें वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के जो मामलात हैं, आप जिस भी इदारे की बात कर रहे हैं वो मामलात फिर आगे सही तरह बढ़ते नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बनती है। ये आप देखिए, बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन उठाया और मुझे खुशी हुई है आपने सवाल किया। सबसे पहली बात यह कि 18वीं और 19वीं तरमीम से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करता है। दुनिया पूरी में देखने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। अमेरिका की मिसाल आपके सामने मौजूद है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। बरतानिया की अगर मैं मिसाल दूं तो वहाँ पे जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 5 वहाँ पे जजेस होते हैं या उससे कम नंबर, और दीगर जो सिविल सोसाइटीज हैं वो भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे ये कहना कि और चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है बरतानिया में? जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले बता दूं। यहाँ पे जब ये चेंज हुआ तो आपको याद होगा कि 18वीं 19वीं तरमीम के बाद हमसे वो इख्तियार ले लिया गया। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जुडिशल इंटरफेरेंस या जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल ओवररीच। और जहाँ पे देखें कई ऐसे मामलात, आपने रेकोडेक देखा, आपने डैम वाले देखे मामलात, आपने नस्ला टावर का देखा, आपने दीगर मतलब चीजें देखी जहाँ पे एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के साथ उसके अफेयर्स में मेडलिंग किया गया। और जब एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर से जो प्रिंसिपल है वो तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वायलेट कर रही थी। अल जहाज ट्रस्ट केस की अगर आप बात करते हैं तो वो एक फरमाइशी पिटीशन थी और वहाँ पे सीनियरिटी प्रिंसिपल तमाम जज साहिबान ने ये वहाँ पे डिसाइड किया कि हम अपने अंदर ही अपॉइंटमेंट का जो मेथड है या इसका सीनियरिटी का या चीफ जस्टिस बनने का जो मेथड है ये हम अपने अंदर ही रखते हैं और अपने अंदर ही रखा। दुनिया पूरी में आप मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट में तो ये नहीं होता कि आप सीनियर मोस्ट को ही देखें। मेरिट में तो ये है कि 2-3 जो भी उस लिस्ट में हैं उनमें देखें कि उनमें बेहतरीन, काबिल और बेस्ट आपके पास जो है तमाम हवालों से वो कौन शख्सियत है। तो इस हवाले से तो देखा हमने तमाम तर उनकी एकेडमिक एक्कलेट्स, उनकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, उनके अदरवाइज। इसमें देखिए थोड़ा सा फर्क ये है ना कि जो जुडिशरी के मेंबरान है वो तो अकलियत में है ना, आप तो मेजोरिटी में आप जो फैसला कर रहे हो नहीं, ये भी गलत तासुर दिया जा रहा है, यही भी गलत तासुर दिया जा रहा है। मैं आपको जेसीपी की कॉम्पोजिशन बता दूं, देखिए अवाम को इतना गलत तासुर देना ये इंतहाई अफसोसनाक है। नहीं अकील, आई वांट कि आप हमें कॉम्पोजिशन बताएं क्योंकि एमएनए आपका, सेनेटर आपका, लॉ मिनिस्टर आपका, अटॉर्नी जनरल आपका, बार का मेंबर भी आपका, आज इलेक्शन हो जाएगा तो आप तो मेजोरिटी में चले गए, तो फिर फैसले भी तो आपकी मर्जी के होंगे ना जब सारे बंदे ही आपके हैं। बसाद एहतराम मेरी अगर थोड़ी सी गुजारिश है सुन लें कि जेसीपी की कॉम्पोजिशन क्या है। चीफ जस्टिस, यस, उसके साथ 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उसके साथ जो सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, नहीं, और उसके बाद आपके आगे लॉ मिनिस्टर साहब, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, 2 सेनेटर, एक एमएनए हुकूमती पार्टी से, एक ऑपोजिशन से, एक सेनेटर, 4 हो गया जी, एक ऑपोजिशन से, और इसके साथ जो है सिविल सोसाइटी से या खातून या माइनॉरिटी। पहली दफा जो है आपके पास सिविल सोसाइटी। तो ये 6 का वोट बैंक तो आपका हो गया ना, 6 लोग तो आपके ही होंगे, फिर फैसले भी आपके हुए। ये गलत तासुर है। हुकूमत के 3 वोट हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ, हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ 3 वोट हैं, एक एमएनए का, एक सेनेटर का और एक लॉ मिनिस्टर का। खैंच के अगर डाल लें तो अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर साहब देखें, जब हुकूमत साहिल बन के जाएगी केसेस में उन्हीं लोगों के पास जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है, फिर 3 साल बाद फिर एक अपॉइंटमेंट होनी है, तो आप समझते हैं कि साहिल की पसंद के जज, साहिल की पसंद की चीजें और उसके बाद फैसला भी आप समझ रहे हैं कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह करे आ जाए? जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक ही आना चाहिए। और हमारी देखें ख्वाहिश तो आइन और कानून के मुताबिक ही है कि आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम तर मामला चलें, और कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि अपने हैंड पिक जजेस या हैंड। लेकिन बैरिस्टर वकील साहब, आइन और कानून के मुताबिक अगर सब होना है तो आए दिन अगर ऐसी तरमीम आती रहेंगी तो हम लोग आइन की क्या इज्जत कर सकेंगे जब आइन में रोज रोज कोई नई तरमीम आती रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने या हुकूमत ने काजी साहब के साथ कोई धोखा कर दिया और उनको कोई वादा करके कि एक्सटेंशन दे के या किसी आईनी बेंच का सरबराह लगाना था जो आप नहीं कर सके, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? यस, अब एक चहमगोइयां हो रही हैं कि अब आप उनको फैसिलिटेट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए आप उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का एक इरादा रखते हैं। देखिए, मार्केट में सिर्फ ये अफवाहें हैं और अफवाहों से आगे कुछ भी नहीं है। कतई ऐसी कोई बात नहीं। आपको याद होगा टाइम एंड अगेन फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कहा कि मुझे ना एक्सटेंशन चाहिए, ना मैं किसी ओहदे में इंटरेस्टेड हूँ। जब वो तो क्या अभी भी वो इस स्टांस पर कायम है? क्या वो अभी भी इस बात पे कायम है कि वो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी चीज अब ज़ेरे गौर ज़ेरे बहस ही नहीं है। जब अगर होती तो फिर मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं किया जा रहा है या नहीं। अकील साहब
बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया हुकूमत का मुस्लिम लीग नून पर। आपको याद होगा वो जस्टिस काजी फायजी साहब ने पहले कहा था और फिर तरदीद भी उसकी आ गई थी कि अगर सबकी अगर हो जाता है ऐसा तो फिर मेरा भी एज बड़ी, तो मेरा भी कर दे। अच्छा जी, तो अब हमें आगे बढ़ना है जल्दी से, टाइम जो हमारी अगली गेस्ट है वो है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, जो कि 2008 से पीटीआई से मुंसलिक है और ये बुशरा बीबी की सगी बड़ी बहन है। तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ और बल्कि मैं आपको मुबारक देती हूँ सबसे पहले तो बुशरा बीबी की रिहाई की। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप बुशरा बीबी से मिली हैं अब तक, या आपका उनसे कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मेरी बीबी से बात हुई वो केस से थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुई की और मेरी बात हुई। उसके बाद भी अब फैमिली के कुछ मेंबर्स उनके साथ हैं, तो उनके थ्रू मेरी बात हो रही है डायरेक्टली, क्योंकि अभी उनके पास अपना फोन नहीं है, तो मैं उनसे इनडायरेक्टली मतलब जो भी उनके पास होता है तो उनके थ्रू मैं बात करती हूँ। तो बस जिस दिन वो निकली तो हमारे लिए, आपको पता है कि इतने महीनों के बाद उनकी आवाज सुनी, वेरी एस्टैटिक के मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था। खुशी का आपके लिए तो एक होगा। एक चीज बताइएगा कि एक इल्जाम है या एक कहा जाता है कि बुशरा बीबी जो है वो किसी डील के नतीजे में वापस आई हैं, और ये वो डील है जो 5 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज खत्म करके की थी। तो क्या बुशरा बीबी की वापसी 9 माह बाद ये किसी डील का नतीजा है, और अगर ये डील है तो 9 माह पहले ये डील क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं तो बहनों और मैं तो आपको यही कहूँगी कि भी एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन अगर आप खुद भी वाकयात को और एक्शंस को और डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करें तो आपको पता होगा कि ये डील नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि डील होती तो 9 महीने पहले, क्या डील करनी होती तो रिजीम चेंज से पहले कर लेते, लेकिन कोई भी डील नहीं हुई और बुशरा बीबी तो कभी भी तो ये आपने अच्छा, एक और चीज खबर ये भी सामने आ रही है कि बुशरा बीबी को सियासत में, पॉलिटिक्स में वो हिस्सा लेंगी, पीटीआई को लीड करेंगी, और एक खबर गैर मुसद्दिक़ा आई कि उन्होंने एक इजलास भी तलब किया। तो इरादा है बुशरा बीबी का कि वो पीटीआई को लीड करेंगी इन द एब्सेंस ऑफ बानी पीटीआई, क्योंकि वो जेल में है? अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जल्द बाहर लाए, वो खुद लीड करें पीटीआई को। बुशरा इमरान का ना पहले कोई इरादा था ना अभी उनका कोई इरादा है। देखिए, खान साहब को जब जेल में उन्होंने डाला तो उसके बाद ही बुशरा इमरान कई महीने जेल से बाहर ही थी, तो उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जी वो पार्टी को लीड करें या। लेकिन पार्टी में जितने ग्रुप बंदी हो गई है, जितने ग्रुप पार्टी में बन गए हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें बुशरा बीबी को आगे आना चाहिए और आगे आके जो पार्टी की क़यादत है वो संभालनी चाहिए? क्योंकि आए दिन ट्विटर के ऊपर एक वकील दूसरे वकील की टांग खींच रहे, एक को बुरा कह रहे हैं, तो ये ओवरऑल आप दुनिया पे या पार्टी के अंदर जो इश्यूज हैं वो दुनिया पे क्या इमेज जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में क्या इमेज जा रहे हैं कि ये पार्टी हर वक्त लड़ती रहती है। तो इस सिचुएशन में तो बुशरा बीबी का आना बनता है सामने। असल में इतनी कोई होती नहीं है रीजन जितने आपको पता है लोग उछालते हैं। दूसरा, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि पीटीआई इज इन ग्रोइंग फेजेस। इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी से वो बाहर आए, लेकिन उससे पहले वो ही लीड करते रहे। अब पार्टी में एक ऐसा गैप है लीडरशिप का जो कि राइट, अब सलमान अकरम साहब आ गए हैं, बाकी लोग इसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गैप कभी ये तो हम नहीं कह सकते इमरान साहब को कोई रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत देखें तो बुशरा बीबी एक्टिव तो रही है, वो सोशल मीडिया का किरदार हो और फिर दीगर मामलात हो, हमने देखा है, और ऑडियो कॉल्स भी और सारी चीज़ें रही हैं। तो क्या इस सिलसिले में कोई पार्टी को असिस्ट करेंगी वो सोशल मीडिया से मुताल्लिक, या फिर कोई एक्टिव किरदार पॉलिटिक्स में अदा करेंगी, या नहीं बिल्कुल खामोश रहेंगी? मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, उनका कोई ऐसा किरदार पहले रहा नहीं है। अब जहाँ तक बात आ गई है, कभी किसी से बात कर ली या लॉयर से बात कर ली, तो उसको आप ये कहें कि सियासत का हिस्सा है। अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात पे भी काफी होता रहा ना, ट्रांसफर पोस्टिंग। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे कोई एक पोस्टिंग कर दें जो बीबी ने खुद करवाई हो, बिल्कुल उनके ऊपर एलिगेशन। वजीर आला पंजाब के बारे में कहा जाता था, और फिर दीगर चीजें भी, वो फरागोगी साहिबा जो। जी देखें, कहा तो बहुत कुछ आता है और वो जाता था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसा नहीं है। खान साहब अपने नहीं, फरा साहिबा एक्टिव थी ना, वो पंजाब के मामलात को लेकर बड़ी ज्यादा एक्टिव थी फरा साहिबा, जिस तरीके से वो राइट हैंड बनी हुई थी, और पंजाब के मामला सारे ट्रांसफर पोस्टिंग्स के। और ये किसकी राइट हैंड बनी हुई थी? वो उस्मान बुज़दार की, और उस्मान बुज़दार फिर ज़ाहिर है वो डायरेक्ट उस्मान बुज़दार को पूछें, और उस्मान बुज़दार को क्यों दे लेट हिम गो? उस्मान बुज़दार सब उधर ही हैं। उस्मान बुज़दार। मरियम साहिबा, आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ खवातीन हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो बुशरा बीबी के तर्जुमान हैं, और वो आपके लिए भी कुछ आपके लिए अगेंस्ट बोल देती हैं। तो अगर कोई बुशरा बीबी का तर्जुमान है तो वो बुशरा बीबी की बहन के अगेंस्ट किस तरह से बोल सकता
सकते हैं और फिर ये भी कहा जाता है कि जी बुशरा बीबी के कहने पे हम ये कह रहे हैं, तो ये क्या, नहीं, ये ऐसा कोई कुछ पॉलिटिक्स हो रही है या बुशरा बीबी का नहीं, नाम पॉलिटिक्स इस्तेमाल नहीं किया हो जा रही रहा है, है? पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आपको पता है, मैंने जैसे आपने खुद बोला मैं 2008 से पार्टी के साथ हूँ। अब मैं अपने आप को एज अ गाइड, मेंटोर, सीनियर ऑफ यू नो द यंगर जनरेशन जो अब आ रहे हैं पार्टी में, उसका समझती हूँ। तो मेरी कभी तनकीद उनके उस रवैये पे होती, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि हम लोग इनको लीडरशिप में एज अ मैच्योर एंड ग्रेसफुल लीडर्स देखना चाहते हैं, स्टेट्समैन एंड स्टेट्सवुमन। तो अगर उस पर मेरी कोई तनकीद होती है तो वो बेहतरी के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि मैंने कोई हमें किसी में कोई नुक्स निकालने हैं। आगे से अब ये डिपेंड करता है कि रिसीविंग एंड से लोग कैसे लेते हैं, वो अपनी इस्लाह करते हैं या वो अपनी इस्लाह नहीं करते। अच्छा, आपका अपनी राय क्या है? जिस तरह पीटीआई को लीड किया जा रहा है इस वक्त जो क़यादत है, आप मुतमईन हैं? क्योंकि किसी न किसी तरीके से पीटीआई का तो हिस्सा आप भी है ना। मैंने आपको जैसे कहा कि पीटीआई इज इन ग्रोइंग फेजेस इन द सेंस कि बाकी अगर दोनों पार्टीज जो बड़ी पार्टीज हैं उनको आप ले लें तो वहाँ पे एक इनहेरिटेंस बेस सियासत हो रही है कि जी जरदारी साहब का बेटा और उनकी बेटी नवाज शरीफ का नहीं, मैं बेटा। एहतजाज से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज जैसे होता है और फिर वो नहीं कर पाते, पंजाब एक्टिव नहीं है। एहतजाज में तो गैप्स हैं, जैसे डी चौक का एहतजाज होना था, उसको बीच में अगर छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि जी उसकी डील की बेस पे बुशरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि आपने डी चौक पे एहतजाज जारी रखना है। अब उनकी क्या मजबूरियां हुई ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर किसी से इन पर्सन बात नहीं कर पाती। और अब फोन तो आपको पता है। मरियम साहिबा, आप क्या अगर बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत नहीं संभालती या वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती तो आप, क्योंकि आपने कहा कि मतलब मैं जानती हूँ आप 2008 से पीटीआई में, तो आप क्यों नहीं आती और आप आके ये चीज़ों को क्यों नहीं देखती? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। मैं जो है 25 ईयर से पाकिस्तान से बाहर हूँ। पाकिस्तान से बाहर रह के मैंने पीछे के लिए काम किया। मैं यहाँ पे विमेन विंग की प्रेसिडेंट रही, इनके जो ओवरसीज चैप्टर्स होते हैं मिडिल ईस्ट के, उसकी प्रेसिडेंट। लेकिन इस वक्त पार्टी को आपकी जरूरत है, आपको खुद नहीं लगता? क्योंकि पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। नहीं, मैं यहाँ से जितना होता है अभी भी पार्टी के साथ एंगेज हूँ और काम करती हूँ एज अ वर्कर। आई ऑलवेज टेक माय प्राइड इन बीइंग अ वर्कर। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो एक वर्कर का रिलेशनशिप होता है पार्टी के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सियासी मामलात से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो खानदान ज़ाहिर है वो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की जो बहनें हैं उनमें भी एक कोल्ड वॉर सी जरा हमने देखी, पहले हो चुका है ऐसा। तो अभी मामलात कैसे है, सूरत हाल ठीक है? क्योंकि वो भी तशवीश का इजहार कर रही हैं पार्टी क़यादत पर और अपने भाई को जो वो कह रही है कि रिहा नहीं करा पा रही है क़यादत। क़यादत को डेफिनेटली ज्यादा स्टेप्स देने हैं। अब जब से सलमान राजा साहब आए हैं, वी आर वेरी होपफुल कि वो बहुत सीरियसली इस चीज को टेकअप भी कर रहे हैं थ्रू वेरियस पिटिशंस एंड ऑल। देखिए पीटीआई एक जस्टिस और लॉ पे बिलीव करने वाली पार्टी है। अब जस्टिस जिया अफरीदी आ गए हैं, हमें होप है कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस जिया, जस्टिस मुनीर, इनके से हमें इंसाफ मिलना शुरू होगा। अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान जो सूरत है बिल्कुल ठीक चल रहा है इस वक्त मामला। मैं आपको वही कहती हूँ ना कि दे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। अच्छा, एक और चीज़ कि बीइंग अ सिस्टर हमने आपकी एक एंग्जाइटी देखी बुशरा बीबी को लेके ट्विटर के ऊपर। आपने बहुत दफ़ा उनके जो वकला थे उनको भी क्रिटिसाइज़ किया, जो कि एज अ सिस्टर जस्टिफाइड था। तो इसी तरह अलीमा खान साहिबा और बाकी जो बहनें थी उनकी तरफ से भी एक एंग्जाइटी आई, बट ये कहीं ना कहीं एक तासुर आया गया कि आपने जस्ट बुशरा बीबी को और इमरान खान साहिब के लिए भी आवाज़ उठाई, जबकि बहनों की तरफ से जो खान साहिब की बहनें थी उनकी तरफ से ज़्यादा नाम जो था वो खान साहिब का ही लिया गया। तो ये क्या इशू है कि क्या वो भाभी के बारे में उस तरह से आवाज़ क्यों नहीं उठाती जिस तरह से अपने भाई के लिए उठाती हैं? क्योंकि अगर एक खातून जो 9 माह रहती हैं जेल के अंदर, और मुझे हैरत है कि जो पाकिस्तान की खवातीन थी जो मी टू और ये सब कुछ करती थी, एनजीओज ने बुशरा बीबी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो इस पर मैं जानना चाहूँगी कि जी घर से भी आवाज़ नहीं उठाएगी और बाहर से भी नहीं उठाएगी, तो क्या रीज़न है? मेरा ये कि जो आवाज़ नहीं उठाती किसी के लिए, इसका तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो फैमिली में जैसे अलीमा आपा वगैरह, इनका ये होता है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे तो जाहिर बात है बुशरा बीबी को तो इसलिए अंदर रखा है। बुशरा इमरान को खान साहब के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, उनको जो भी अभी टॉर्चर, आपको पता है कि लास्ट 20 डेज में तो उनसे बहुत इन्होंने सख्तियाँ की और बहुत टॉर्चर ही किया फिजिकली, मेंटली। तो उनको मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि खान साहब के बाहर आने से जो सब मसाइल का जो है हल है। और बाकी जहाँ तक ये मी टू, क्या अभी तक अलीमा बीबी बुशरा बीबी से मुलाकात करके आई हैं या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनकी मुलाकात हुई है। जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक उस वजह से कि वो खुद जेल में 20 दिन रह के आई हैं
आई होप कि वो जल्द मिलेंगे क्योंकि जी बुशरा अभी इमरान मुलाकात की हुई। बड़ी तबीयत जी खराब जी है। जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया। मरियम भट्टू हमारे साथ थी जो कि बुशरा बीबी की बहन है। कुछ ही दिनों पहले बुशरा बीबी की रिहाई हुई है जमानत पर और अलीमा खान साहिबा और उनकी जो बहन है उनकी भी रिहाई उनकी हुई भी है। रिहाई हुई। तो पीटीआई के मामलात को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है सफ़ों में और इंटरनल जो उनके पॉलिटिक्स चल रही है वो भी कुछ सीरियस होती जा रही है। तो ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है। लाइक तो हमें जरा सीरियस नहीं होना है। अच्छा हमें सीरियस नहीं होना, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टार प्लस का ड्रामा भी लग रहा होता है। लाइक वो सास बहू नंद भाभी और इसने ये कहा उसने वो कहा बयानात पे जो है ना वो मामला चल रहा है और इस तरह से पार्टी की साख को नुकसान। अब देखिए रऊफ हसन साहब ने कल कहा है कि ये फवाद चौधरी और ये उनके भाई फैसल चौधरी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे फैसल वाडा है और ये पार्टी में इख्तिलाफ। अब ये देखें एक तरफ सुलह होती है और सुलह होने के बाद एक तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली हमारी असल में सुलह है। हम बड़े मजे की बातें हम करने वाले ब्रेक के बाद बहुत पॉलिटिक्स हो गई है। अब कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं कहीं मजा आएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी एक बार फिर राइज एंड शाइन में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है अब्बास शबीर खबरें निकाल के लाते हैं हमारे लिए इस्लामाबाद की और वो जो शहर इक़्तिदार के मामलात हैं सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब्बास शबीर ने एक इंटरव्यू किया है फैसल चौधरी का, फवाद चौधरी के भाई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा उनको लीगल टीम में हमारे शो पर भी हमारे शो पे बात कर रहे थे। तो क्या पेशरफ्त हुई है जरा जानते हैं अब्बास शबीर से। ओवर टू यू अब्बास। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, सुलह हो गई, किस तरह हुई सुलह? जरा इस तरह सुलह हमेशा जो है वो बड़े मेहरबानी करते हैं और छोटे जो हैं वो जिस तरह से सुलह का रवाज है। तो मैं छोटा था तो खान साहब सबसे बड़े थे, सलमान अकरम राजा साहब भी बड़े थे। तो बस जब भाइयों में गलतफहमी होती है जो बड़े होते हैं, आपने बानी कहा, मुझे तकलीफ होती है। मैं इमरान खान न्याजी साहब का वकील हूँ और मुझे उनके नाम से बड़ी उल्फत है, तो मैं उनका वकील हूँ। तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आइंदा तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा सर नहीं आएगी। मैंने कहा सलमान साहब जो कहेंगे वो आपने करना है। रॉजर सर आपका हुक्म आ गया, आप चाहे ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, जो हुक्म हो गया कामिल हो। तो हम जरा खान के साथ बड़े हुए हैं। अच्छा, कैसा हुलिया पाया जी पिछली मुलाकात और इस मुलाकात? मैं बस मैं वरिड था कल ना और मैं परेशान था। आपको पता है जिस तरह मैं दो तीन आपके साथ रास्ते में रहा हूँ, तो जब से मैंने उनको देखा था ना, तो क्योंकि एक हमारी उनसियत है उनके साथ ना, तो हमें आपको पता हम बड़े दिलेर नर्व्स के लोग हैं, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन खान को देख के मैं परेशान हो रहा। कल मेरा दिल में था यार कि कहीं इनको बहुत सारी बातों के बावजूद दोबारा तो नहीं किया होगा, क्योंकि वहां पे जल्दी से कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे अपना पावरलेस है। लेकिन कल खान आए, खान की दाढ़ी उन्होंने बनाई हुई थी अपना एक्सरसाइज करके, जैसे खान आते होते। खान आए और आके उन्होंने फिर जो रूटीन का काम किया, फिर वो रोस्टर पे जाते हैं, जज साहबान के साथ बात करते थे। तो जहाँ खान साहब की आवाज पीछे आ रही होती है या मेरी आ रही होती है, मेरा नहीं ख्याल, और किसी की आवाज आती है, क्योंकि फिर मीडिया के साथ बातचीत की। तो फिर जो है आपके भाई की भी तबीयत दुरुस्त की। फवाद साहब के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, फवाद साहब के बारे में देखिए, उन्होंने इस चीज को नापसंद किया, क्योंकि ये बहुत लड़ाई उन्होंने फवाद पे होने वाले हमलों को भी नापसंद किया। उन्होंने कहा ये भी गलत बात है, और उन्होंने हमेशा पार्टी को पहले भी कहा था कि आपने ये नहीं करना। तो बहरहाल वहां पे होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ देखिए सलमान अगर राजा बड़ा सीधा सा पटवारी है, ठीक है, वो बातों में आ जाता है किसी, तो किसी ने उनको कहा होगा, ठीक है, वो बड़ा भाई है। लेकिन हम पटवार वाले लड़ाई भी जल्दी कर लेते हैं तो सुलह भी फौरन कर लेते हैं, सीधे लोग हैं। कुछ लोग हैं जलेबियां वो लेकिन ऐसे होते हैं, ये पार्टी के लिए ये भी जरूरी होते हैं, शुगर लग रहता है। नहीं, अब मेरे ख्याल है फवाद साहब बिल्कुल स्टॉप कर रहे हैं। नहीं, स्टॉप करना पड़ेगा फवाद साहब को। उसकी फवाद साहब ने वैसे कल से आपने देखा कि आफ्टर द ट्वीट उनकी तरफ से कोई बात नहीं आएगी, और मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि नहीं आएगी, और इसलिए नहीं आएगी कि खान साहब को हुक्म। लास्ट क्वेश्चन, बुशरा बीबी के हवाले से क्या कोई बातचीत हुई? और
ये जो 26वीं तरमीम में जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उस हवाले से खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई डिफेक्टर्स को उन्होंने गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने पार्टी से भी गद्दारी की है और उन्होंने मुल्क कौम से भी गद्दारी की है। 26वीं आईनी तरमीम को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। इससे मीडिया सेंसरशिप में देख रहा हूँ कि अखबारों में उनका बयान वैसे नहीं छपा है जैसे छपना चाहिए। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में नहीं, उन्होंने उन लोगों के हवाले से क्या कहा, राकीन के हवाले से उन्होंने कहा वो गद्दार हैं और बाकी तो ऑब्वियसली पार्टी का जो है वो उन्होंने कहा ज्यादती की है, कौम के साथ ज्यादती की, क्योंकि निजाम इंसाफ पे वो मामला है और जमहूरियत में अगर निजाम इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये उन्होंने बात की। फिर उसके बाद बुशरा बीबी का और सलमान सफदर साहब ने उनको ब्रीफ किया। कल बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ सकती। देखिए बुशरा बीबी ने एक बहुत लंबा टोल सा है, बड़ी तकलीफ सही है, वो बड़ी बहादुर और खातून है और कभी जिक्र नहीं करती। 9 महीने की असेरी अब्बास इस तरह से इन कामों में, और कसूर भी कोई नहीं। इस कसूर तो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा होना है। मुझे इंतहाई इस बात पे मैं खुश हुआ हूँ कि बीबी जो है वो खान साहब की मजबूती में इजाफा करने वाली ज़ौजा बनी है और वफाशारी और उन्होंने वफादारी का एक मिसाल भी कायम की है। इससे बजाय इसके कि जो अक्सर लोगों की वो पता लगा कि इमरान खान जो है उनकी अहलिया भी जो है वो भी उनकी तरह सब्र और इस्तेकामत वाली। कुछ सियासत वगैरह की जो बातें चल रही है, जो बीबी सियासत में आ रही है, ये सब मेरा नहीं ख्याल बीबी वो जितनी मेरी इंटरेक्शन उनसे रही है कि वो सियासत में आना चाहेंगी, क्योंकि वो तो पर्दादार घरेलू खातून है। जी, तो फैसल चौधरी साहब बात कर रहे थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे वो। एंड यू नो जितना मैं इनको जानती हूँ, बिकॉज इट्स अ डेली इंटरेक्शन, ही इज अ वेरी प्योर सोल। मतलब आपने देखा होगा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं ये आपसे कह रहा था कि बड़े खुश, हाँ, प्योरिटी के साथ फवाद साहब को उन्होंने कह दिया कि बस, हाँ, अब फवाद साहब को स्टेटमेंट नहीं। अच्छा, क्या इसीलिए वो दे रहे थे कि वहां तक रसाई हो जाए? इतनी मैं बात करूं, इतनी तनकीद करूं कि बारी पीटीआई इंटरवीन करे। फवाद साहब तो शुरू से फवाद नहीं करो बस। हाँ, वो शुरू से कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सुलह के बाद भी वो बाज आएंगे। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से वो हर चीज़ों को देखा गया, किसी के जेल पे बात की, किसी को कहा कि पुराना लोग, तो ये अब फवाद साहब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बट फैसल साहब वॉज वेरी हैप्पी एंड गुड टू सी हिम कि वो इतना अच्छा एक हुआ ना कि एक लड़ाई हो रही थी और एक एंग्जाइटी बनी हुई थी, तो वो खत्म हो गई। बिल्कुल अभी क्राइसिस में जा रहे हैं पार्टी। लेकिन देखिए एक मामला जो बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक आप भी बात कर रही थी कि देखिए हमारे यहाँ ये होता रहा है, हमारा सियासी कल्चर कोई इस तरह का रहा है, कोई अच्छा नहीं रहा है। ये रिवायात खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और माजी में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा हो गई, फरियाल तालपुर साहिबा को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो गई। मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन को इस तरह से करना चाहिए, बिकॉज एक तो ठीक है, अब माएँ बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, बट उनको पाबंद सलासल करना और इस तरह से करना नॉट जस्टिफाइड। बिल्कुल ऐसे, ये तो सियासत में टॉलरेंस होनी चाहिए और आपको हमेशा आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुल्क को कौम की तरक्की, जो आपको जिम्मेदारी दी है, लोगों ने आपको इलेक्ट करके यहाँ पर पार्लियामेंट में लेकर आए, तो पार्लियामेंट इस्तेमाल सिर्फ इस बात के लिए होनी चाहिए कि लोगों की बेहतरी के लिए कैसे इक़दाम किए जाए, क्या कानून साजी की जाए, पीपल सेंट्रिक, यही होना चाहिए। तो एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद फिर आते हैं और एज एन चैट में मजीद बहुत सी बातें होंगी। इसके बाद हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात वेलकम बैक। अब हम एक खातून हमारे साथ होती हैं, सरवत गिलानी नाम है उनका, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनके बारे में फीडबैक भी बहुत आपका ज़बरदस्त आता है। वो मिसिंग है कहीं, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं टर्की में कहीं घूम रही है वो। इस वक्त भी हमने कॉल किया उनको और उनसे पूछा है कि भाई कहाँ हैं आप सरवत गिलानी। तो अभी आप देखेंगे एक विंडो ओपन होगी और उसमें सरवत गिलानी आपको नजर आए। कहाँ राइज, कहाँ शाइन कर रही है सरवत गिलानी। बड़ा मजा आ रहा है, चेहरे से तासुरात नजर आ रहे हैं कि जितना रिलैक्स कर रही है ना आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज टर्की में रिपब्लिक डे है, विच इज देयर इंडिपेंडेंस डे, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्डिंग सजाई हुई है। इन लोगों ने अपने प्रेसिडेंट की तस्वीरों से और अपने झंडों से, और पूरा टर्की जो है ना वो लाल झंडों से आज जगमगा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्लश तो आप भी कर रही हैं। मेरे ख्याल से वो जो एक रेडनेस है वो आपकी चीक्स पे भी आ गई। यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मुझे बताइएगा कि आप वापस कब आ रही हैं? सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे।
भाई इंशाल्लाह हम कल जो है वो वापस आ रहे हैं और मेरा काम आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पर आपको पता है यहाँ सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं बिकॉज वे 2 आवर्स बिहाइंड पाकिस्तान और यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। तो जो आपको मुझे ब्लश नजर आ रहा है वो एक्चुअली ठंड है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया है? पाकिस्तानी कम्युनिटी से कोई बात की है? क्या सोच रहे हैं? हमारे शो को भी देख रहे हैं बहुत से, टर्की से भी हमें आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है फीडबैक। आपको क्या कह पता रहे हैं? है जो है कल मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के डिनर पे गई और वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है उनको शो और उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों में आप हमारी भी बात करें। ठीक है, तो बात करें फिर। आप मुझे बताइएगा जैसा कि आज आपका लास्ट डे है टर्की में, तो कोई शॉपिंग की आपने? क्योंकि यूजुअली यही होता है कि फीमेल्स लास्ट डे सारी शॉपिंग करती हैं। पता है क्या है कि मुझे एक्चुअली तो टाइम नहीं मिला है, बट आज मेरा इरादा है बिकॉज 4 बजे शाम को मेरा आखिरी शॉट है। दैट मीन्स आई शुड बी डन बाय 5 o'clock। दैट मीन्स मेरे पास 2 घंटे होंगे। बिल्कुल 2 घंटे होंगे और बिल्कुल उनको याद होगा कि मेरे, हाँ बिल्कुल 2 घंटे आपके पास है। टाइम का कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो जो मेरे लिए चीजें थी वो जरूर आपने लेके आनी है, अपनी चीजें बाद में। और मुझे बताएं कि मैं लोगों को क्या, मैं मैसेज कर करके थक गया हूँ, कहाँ है सरवत गिलानी, कहाँ है सर? भाई मैं क्या बताऊँ कहाँ है सरवत गिलानी, खुद बताएंगी वो। मैं बेशिकताश में हूँ, which is a very old, जैसे पाकिस्तान कराची में हमारा KDA का इलाका है, पुराना इलाका है और बड़े पुराने ब्यूटीफुल घर है। इसी तरह मैं बेशिकताश में हूँ जहाँ ये टर्की का पुराना इलाका है और हम लोग की शूटिंग भी यहीं हो रही है। चले भाई नाजरीन, आपने सुन लिया कहाँ है? खैर खैरियत से है आपकी आपको आपकी सरवत गिलानी। नाजरीन खैर खैरियत से है, आ रही है, फिक्र ना करें, मुझे तंग ना करें आप मैसेज करके। अच्छा अपना ख्याल रखिए सरवत। हमारे शो के फैंस मुझे मैसेज करके कह रहे हैं आप शो पे भी नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, आप कहाँ हैं? कह रहा आज देखिएगा मुझे। ओके बिल्कुल। चले सरवत, I'm most बस आइए। excited to come जी, back जी, जी, जी। and inshallah celebrate with you guys. चले every day. एंजॉय करें अपना ट्रिप और वापस आइए। तो ये हमारे साथ वैसे मैं कहना चाहूंगी कि आप उनको वेकेशन पे भी, आप उनको मतलब नौकरी पे बुला रहे हैं और आप कह रहे क्यों हैं कि ना आप बुलाएं? वेकेशन जब हम कर रहे हैं तो उनको क्यों ना बुलाएं? ये तो है, ये तो है। एंड यू नो व्हाट आई बिलीव कि ऑडियंस वांट्स टू सी हर बिकॉज़ दे आर सो अटैच्ड विद हर कि दे वांट टू सी हर एवरी डे। तो एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करेंगे और हमारे भी दिल के करीब होते हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो एक ब्रेक के बाद वापस आइए। देखिए क्या चीज, अगर ऑफ कैमरा कभी देख लें लोग कि हम क्या कर रहे होते, क्या इशारे हो रहे होते हैं और फिर ये अच्छे से भागे इशारे, लोग पाकिस्तानी इशारे बड़े अजीब बना लेते होते, मीम्स बनने लग जाती हैं फौरन से। बिल्कुल। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात हम करते हैं और हमेशा हमारे शो का हिस्सा होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज। दिल पाकिस्तान के लिए उनके धड़कते हैं, रोजगार के लिए वो बाहर होते हैं मौजूद, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा उनकी अच्छी सोच होती है, अच्छी उम्मीद होती है। लेकिन मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज बन जाए हमारे मुल्क में कि उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े और वो अपने प्यारों के साथ रहे और अपने मुल्क का नाम मजीद, और अगर जाना पड़े तो कुछ सीख कर वापस आ जाए, तालीम हासिल करके वापस आ जाए। तो इस वक्त हमारे ओवरऑल जो पाकिस्तानी हमारे दूसरे ममालिक में है, वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उससे यू फील प्राउड एवरी टाइम। बिल्कुल ऐसे, और यही काम अगर पाकिस्तान में आकर करें। यस ऐसे ही। तो हमारे साथ हैं सऊदी अरब से मैं ज्वाइन किया है जहरा जाहिद साहिबा ने, जो कि न्यूज़ एंकर भी हैं और FPCCI में भी काम कर चुकी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। जहरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया हमें। तो आप तो यानी न्यूज़ से भी आपका ताल्लुक़ है और फिर कॉमर्स और इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, ज़रा अपना तारुफ तो कराएं हमें। जी बिल्कुल, आपने सही बहुत अच्छा तारुफ किया है, थैंक यू वेरी मच। मैं एंकर भी हूँ और उसके अलावा FPCCI कन्वीनर भी हूँ। उसके अलावा हमारा एक इनिशिएटिव भी है जहाँ हम औरतों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा अपना बिजनेस भी चल रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली।
अच्छा, एक बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आपको सितारा पाकिस्तान भी मिला है। इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो बहुत खुशी होती है कि खातून को इंसान देखे कि इतनी एम्पावरमेंट के साथ। और फिर जो आपकी सबसे अच्छी बात ये कि आपने जो वो ख़वातीन जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था, आपने उनके लिए जो इक़दाम उठाए, इट्स ऑनेस्टली आपके लिए तो एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए कि आपने कम एज में इतने अच्छे गोल्स किए और आपके गोल से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हुआ। सो कैसे मैनेज करती हैं ये सब चीज़ें आप? बस आप कह लें कि मुझे शौक है बिजी रहने का, कुछ ना कुछ करते रहने का, और इसी तरह से आप समझे मेरी सारी चीज़ें केम इनटू बीइंग। तो बस मुझे फारिग रहना पसंद नहीं है। आई लाइक टू कीप ऑन डूइंग समथिंग, अचीविंग समथिंग। मुझे उसमें अच्छा लगता है, समझे मेरी हॉबी है, तो वो इट्स अ गुड हॉबी आई गेस। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आप जहाँ पे इस वक्त रिहाइश पजीर हैं दमाम में, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपको उनसे कैसा इंटरेक्शन है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, और वो किस तरह से आपकी खिदमत लेते हैं? जी जी, तो बेसिकली आई एम सेकेंड जनरेशन पाकिस्तानी है। मेरे पेरेंट्स भी इधर ही रहते थे, अब वो रिटायर होकर पाकिस्तान में है, कराची में है। ठीक। एंड ही वाज इन द रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस, लेक्चरर, माय फादर। तो हम लोग यहाँ के बेसिकली कह लें पुराने हैं। मेरा बेटा भी यहाँ समझे थर्ड जनरेशन यहाँ का है। तो तारिक कम्युनिटी में तो हम पहले से ही सबसे जान पहचान थी। और बस सऊदी अरब में ये है कि लोग वो ज़्यादा नहीं रहते, यूजुअली कुछ अरसा रह के फिर दे मूव आउट। सो हमारे पास ये क्या कहें प्रिविलेज है कि हम जो पहले जो लोग यहाँ रहते थे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, उनको भी जानते थे, और जो अब न्यू कम्युनिटी है उनको भी हम जानते हैं। और उसके अलावा ये कि स्टूडियो सर्विसेज हमारे हैं, मेकअप से। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि फीमेल्स को इस तरह से देखना, और वो भी बैरून मुमालिक में। तो मुझे बताएं, क्योंकि आप ये टीवी एंकर भी रह चुकी हैं, जर्नलिज्म में भी आपने मतलब हर चीज़ पे आपकी कमांड है, आप घर को भी देख रही हैं, आप ओवरऑल हर चीज़ देख रही हैं। तो क्या इस वक्त सऊदीया में, क्योंकि आपको आई एम श्योर आपको अरबी भी आती होगी, तो आर यू वर्किंग विद सम channel or not? जी, I am working with a Pakistani channel. हमारे पाकिस्तानी चैनल के लिए I am working as an anchor here. उसके अलावा I have worked for a Saudi YouTube channel as an anchor as well. So I am basically the first Pakistani over here who's working as an anchor. माशाल्लाह। तो जी बिल्कुल। तो वो काम भी हम और पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देना है, क्या आपका विजन है, कैसे अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहती हैं आप? जी, अब वही बात है जैसे आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मुल्क में इस तरह से हो कि हम वहीं जाके सब कर सके। अब आप ये देखें कि मैंने ऑल माई लाइफ थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड ऑल्सो नाउ हस्बैंड कि मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है। तो मैंने दुनिया का आप समझे हर कंट्री देखा हुआ है, एंड स्टिल आई चूज टू कीप स्टेइंग हियर। अच्छा, अरबी आती है आपको? अरबी आती है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ रहने से। तो अब ऐसा है कि ब्रेक का वक्त हो गया है, राइज एंड शाइन का ब्रेक आपने लेना है, तो चले जी। मरहबा बिकुम बिल दकीका। ले लिया ब्रेक आपने? चलिए जी, मरहबा हबीबी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत देखें आप पाकिस्तान से अपनी फैमिली को भी देखना, अपने काम को भी देखना, और फिर एक हर चीज़ को लेके चलना, ख़वातीन के हकूक़ की भी, ख़वातीन के हकूक़। और इससे आप देखें एक चीज़ पता लगती है कि जो ये पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ये कितनी एनर्जेटिक हैं, और इनमें बहुत टैलेंट है माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात माशाल्लाह देखें तो नज़र आ रहा है ना पाकिस्तान से बाहर। हाँ, वो तरीके से मैं अपनी तरफ ही लाना चाहती हूँ। शुक्र है आपने मेरा, मैं कोशिश यही कर रही थी कि थोड़ी मेरी भी तारीफ कर दें, लेकिन वो आप कर नहीं रहे थे, तो मैंने कहा हम इसको कर दें। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। बिल्कुल, देखिए आपको जो फीडबैक आ रहा होगा तो लोगों का फीडबैक बिल्कुल गलत नहीं होता, तो वो आपको यकीनन अच्छा ही फीडबैक आ रहा होता है। लेकिन बहुत मुझे खुशी होती है ख़वातीन को देख के। तो एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद क्या बात करें? ब्रेक के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि ब्रेक के बाद जो हमारे साथ एक हस्ती मौजूद है, जो कि आए गए सारे पाकिस्तान के फेवरेट रह चुके हैं, और अभी से मैं
कुछ थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करती हूँ, नाम नहीं लेती। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का हर बंदा उनको जानता है। खूबसूरत चेहरे बनाना थोड़ी सी दे देते हैं ना, एक लिंक दे देते हैं, खूबसूरत चेहरे बनाना और फिर चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना। और उसके अलावा उनका हमारा एक जो मेरा टाइम था, मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरा बचपन था, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से कि सबका बचपन इतना हसीन बनाया है ना अपनी परफॉर्मेंस से कि वो कैरेक्टर आज तक किसी को नहीं भूलता और सबको वो कैरेक्टर याद है। तो ये अभी मैं एक सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाते हुए हमने थोड़ा सा इंट्रो तो दे दिया था, लेकिन अभी भी कुछ तजस्सुस है कि कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो ये हम आपको दिखाएंगे ट्रेंडी ट्यूसडे में। जी सुजैन, तो आप क्यों मतलब एक ऐसी शख्सियत आ गई है जिसके साथ जाहिर है आपने जिनको मेकअप करते हुए देखा है, जिनको मैंने मेकअप करते हुए देखा है, जिनको तो आप खामोश क्यों हो गई? मैं खामोश इसलिए हो गई थी कि मैं खुशी जो मेरी थी कि मैं इतनी खुश हूँ इस वक्त कि वो हमारे साथ मौजूद है। तो इस तरह से है कि हमारे साथ मौजूद है वकार हुसैन, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेकअप आर्टिस्ट तो सब जानते हैं कि वो हैं, लेकिन मेरे वो क्यों फेवरेट थे, क्योंकि वो वदूद अहमद थे। एक पाकिस्तानी ड्रामा था कदूसी की बेवा, उसमें वदूद अहमद को हम देखते थे और वदूद के बगैर तो आई गेस मेरा दिन नहीं गुजरता था। वो ड्रामा मैं रिपीट में भी देखती और देखिए मेकअप आप जो कह रही ना, सब एज ए मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में मशहूर है वो एज एन आर्टिस्ट मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि पहले मैं वकार को स्क्रीन पे देखती थी, फिर मेरी अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ कबूल की कि मैं वकार की फ्रेंड बनी। जब और हम आज फिल्म कर रहे थे साथ में और सुजैन, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इससे मुलाकात हुई तो हमारी बहुत फॉर्मल आई स्टिल रिमेंबर, मैं उसकी तरफ भी आऊंगी। तो मैंने कहा ये लड़की मैं छुप छुप के वकार को देख रही बिकॉज हम लोगों ने एक मूवी इकट्ठे की थी और उसमें वकार और मैं थे। और मुझे याद है कि जब मुझे पता लगा कि वकार हुसैन, और मैंने उस मूवी के लिए हाँ भी इसलिए की कि वकार हुसैन, जब मुझे डायरेक्टर साहब ने कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो मेकअप आर्टिस्ट हैं वकार। मैंने कहा अच्छा वो कदूसी की बेवा वाले वदूद अहमद, अच्छा मैं मूवी कर रही हूँ। सो जब वकार सेट पे आए तो मैं कमरे से छुप के देख रही हूँ, कभी इधर से उधर से, बिकॉज आई वॉज लाइक अफ्रेड कि क्या रिएक्शन होगा, कि यही ना कि जाओ क्या से फैन आ गए। बट उसके बाद से वकार और मैं वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई, करियर का आगाज कहाँ से किया, ये एक सवाल तो करना ही होता है ना, हमने करना पड़ता है। कैरियर का आगाज बेसिकली तो एक बड़ी वैसी स्टोरी होती है कि जो शुरू में तो पाकिस्तान में एज ए मेकअप आर्टिस्ट एक लड़के को काम करना थोड़ा मुश्किल होता था उस पर, जब मैंने स्टार्ट किया सन 2000 के अंदर। तो मुझे तो पता था कि मुझे बचपन से पता था कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन क्योंकि बहुत बैरियर्स होते हैं, आपने पढ़ना होता है, चीज़ें करनी होती है, तो बस मैं इंतज़ार में था कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो तो मैंने मेकअप करना है। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से बोला तो ऑफ कोर्स थोड़ा शौक तो उनको लगता है कि मतलब ये कौन सी, हमारे तो ये होते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा यही होता है। और क्योंकि सब चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाऊँ और चीज़ें, तो मैंने अपने पापा से कहा, मैंने कहा देखिए मैं इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं पैदा ही इन कलर्स के लिए हुआ हूँ, चीज़ों के लिए हूँ। तो फिर मैंने अपना आगाज़ डेप्लेक्स से किया था। अच्छा। और डेप्लेक्स से मैंने काम शुरू किया मसरत मिसबा के पास से, जो निगत मिसबा है उनके पास मैंने स्टार्ट किया। और फिर स्टार्ट में उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो एक मेकअप आर्टिस्ट थे, मून बहुत मशहूर पाकिस्तान के हैं जो डेप्लेक्स में होते थे। तो उनको कहा कि भाई उसके साथ एक असिस्टेंट चाहिए जो फिल्मों पे जाएगा। तो मैंने आँख ही फिल्मों में खोली आके, क्या बात, जो पाकिस्तानी फिल्में होती थी, तो उसमें फिर आप जब सीखते हैं, फिर उसके बाद जब मैंने आगे काम करता रहा, फिर बाहर जाने के मौके मिले शूटिंग्स के, फिर ट्रेनिंग्स दी। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, तो ये इसी तरह शायद थोड़ा सा आ गया, लेकिन ये कि पहले तो हाँ अभी भी देखिए हमारे पास पाकिस्तान में मेरी तो कोशिश होती है गवर्नमेंट को इस तरह के स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स बनाए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स और चीज़ें, क्योंकि हमारे पास आर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेकअप सीखना है तो आप किसी सैलून में जाके सीख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप इस चीज़ सीख। लेकिन मैं वकार के बारे में एक और चीज़ भी सबको बताती चलूँ, वो ये है कि वकार ने सोशल वर्क भी बहुत किया, जो कि वो खुद कभी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनके सैलून आती जाती रहती हूँ।
इन्होंने बहुत लोगों को रोज़गार फराहम किया है, हुनर सिखाया है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कल को उन बच्चों को किसी मोहताजी की ज़रूरत नहीं होगी। वो बच्चे वकार अपने ही मुझे ऐसा सैलून लगता से है लोग कि भेजते हैं। अल्लाह ताला ने जो मुझे हुनर दिया ये गॉड गिफ्टेड दिया है ना, ये गॉड गिफ्टेड हुनर बट है आपने मेरे उसको अपने पास। तक नहीं रखा। हाँ, तो अगर आपने मैं दिए से दिया अपने चलाया। तक रखूंगा तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, कोई भी हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, मुझे लगता है जब अल्लाह ताला ने आपको इतना भरपूर नाम और इतना सब कुछ दिया है तो आपको उसको जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे, लोग कहते हैं ना इल्म बांटने से बढ़ता है, दिस बिल्कुल इज ऐसे ही। 100% ट्रू। तो मैंने जब अपना सैलून स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ रूल रेगुलेशंस अपने रखे थे जो मैंने अपने आप से वादे किए थे सही। कि मैं किसी भी ऐसे ट्रेंड आदमी को जो बहुत ट्रेन और बहुत काम करने वाला हो मैं नहीं रखता। मैंने Zero से करता हूँ start बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो, जिन्होंने कभी कहीं और काम किया ही ना हो। तो मेरे पास अभी माशाल्लाह 14 साल हो गए मेरे सैलून को, और मेरे पास वो 14 साल वाले एम्प्लॉयज़ अभी भी हैं जो कहीं नहीं बड़े जाते। खुश होंगे, वो एक फैमिली की तो तरह आई जस्ट आपको होंगे। बिल्कुल मैं जब अपना घर की तरह है, खाने भी वहीं बनते हैं, चीज़ें भी वहीं होती हैं, और फिर मेरा उनसे इतना अच्छा वाला इंटरेक्शन है, और फिर उनको मेरी आँख पता है क्योंकि सबने मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। मैं सुबह जाते ही बोर्ड पे लग जाता हूँ लेकिन पढ़ाने वकार चीज़ें। क्या रीज़न था कि हर बंदा कहता है कि जी हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, भाई सबकी डिमांड ये होती है कि एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। यही सवाल कितना आपकी मुश्किल ये है। पॉजिटिविटी अचानक ये थॉट कैसे आया वकार क्योंकि देखिए अगर फर्ज करें मैं भी कहीं जाऊं और मुझसे कोई जॉब के लिए, मुझे तो जब फर्स्ट टाइम मुसरत आपा और निगत आपा की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे बगैर एक्सपीरियंस के रखा, तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा और इस मुकाम तक मैं पहुंच गया, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अब जब आप जॉब के लिए जाते हो वो कहते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है। Exactly. और मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, कहीं काम तो नहीं और किया एक्सपीरियंस तो आपने? काम करके ही आएगा ना, जब Exact, आप अगर काम हम नहीं देंगे तो कैसे? एक्सपीरियंस तो फिर कौन देगा एक्सपीरियंस? कहीं अच्छा, से तो स्टार्ट अब करेंगे। देखिए इस ये जो गुफ्तगू है इसको एक्टिंग की तरफ कब लाना है ये मुझे बताएं आप। या वकार, अभी आप हमें- कुछ आपने हमें मेकअप की और इसकी बात मेकअप करनी की है बात तो कर ली, आप बताएं, सब जानना चाहते हैं। इवन लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जी कदूसी की बेवा पार्ट 2 कब आएगा, कब हम वकार को दोबारा देख सकेंगे, तो वदूर अहमद कब आएगा वहां से दोबारा? एक्टिंग की तरफ जो हुआ वो एक्टिंग कहाँ की से? तरफ तो बहुत इस तरह हुआ कि मैं क्योंकि एक्टर्स के साथ ही काम कर रहा था मुस्तकिल, मुझे 14-15 साल हो गए थे काम करते करते एक्टर्स के साथ। तो और मुझे वही आदत थी कि मतलब एक्टर्स के साथ साथ ही सेलिब्रिटी के साथ मूव करता था। तो एक दफ़ा एक प्ले बन रहा था मज़हर, और मज़हर उसके डायरेक्टर थे, फसी उसके राइटर थे। अच्छा, मैं इनको नहीं जानता था उस वक्त तक। तो मारिया वास्ती से मेरी बहुत दोस्ती थी। तो मारिया ने कहा कि एक प्ले बन रहा है सिरे घाट की फरजाना के नाम से। अच्छा। और सिरे, क्योंकि ज़रा डार्क प्लेस होते हैं फसी के इस तरह, तो सिरे घाट इज़ अ रेड लाइट एरिया ऑफ हैदराबाद। तो उसने, मारिया ने मुझसे कहा कि वकार मुझे ना इस कैरेक्टर में लग रहा है कि कुछ मसाला चाहिए, और वो तो इतनी कंपोज सी है ना। उसने कहा वकार मुझे बहुत मसाला चाहिए, तुम अगर सेट पे होगे ना तो मैं ये काम कर लूँगी। सही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके साथ सेट पे था और मैं उसको कर करके दिखाया था। मैंने कहा देखो ये जो इस तरह के एरियाज होते हैं वहाँ ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो वो खवातीन ऐसे बात करती हैं चीज़ें। तो उसने कहा तुम मुझे करके दिखाते जाओ, जैसे जैसे तुम करोगे मैं वैसे वैसे इसको So you're a देती हूँ। teacher. हाँ, तो आपको टीचर हम कह सकते हैं कि एक्टिंग के एक टीचर नहीं, है। वो तो एज ए मैं फ्रेंडशिप में कर रहा था उसकी कि मतलब चीज़ें। अच्छा, मैं एक्टिंग कर रहा था, साथ साथ उसको करके बता रहा था चीज़ें। तो फसी और मज़हर मुझे देख रहे थे। जब ख़त्म हुआ प्ले तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्टिंग करेंगे एक प्ले में? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, कुछ नहीं। कहने नहीं, अब वो हम करा देंगे, आप बस ये करें। तो उन्होंने एक टेलीफिल्म की थी, रौनक जहाँ का नफ्सियाती घराना। क्या जबरदस्त नाम छोटी, कितना हाँ, अच्छा। छोटा सा एक प्ले था, एक टेलीफिल्म थी। मैंने वो भी देखा हुआ है। वो उसमें यही कैरेक्टर से जो खुदूई साहब की बेवा कैरेक्टर, वो इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ, इतना, मैं तो करके खत्म हो गया था। मैंने कहा बस एक ही टेलीफिल्म है, चलो। और उन्होंने मुझे कहा कि जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा तुम करो उस चीज़ को, और जिस तरह तुम करते हो बस वैसे ही तुम इसको इनोसेंटली लेके चलो। फिर मेरे पास फ़ोन आया कुछ अर्से बाद, फसी ने कहा कि हम इसको ना एलिब्रेट कर रहे हैं और हम बड़ा ड्रामा बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अपना मेकअप पे मैं कमर्शियल एड फिल्म्स के मेकअप करता हूँ। मैंने कहा मैं तो इतने, और उसमें पैसे इतने मिलते हैं, मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता इतना टाइम। आप तुम लोग मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे जितने मुझे कमर्शियल्स में मिलते हैं। मज़हर ने कहा, मज़हर फसी ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देंगे तुम्हें कि तुम्हें जब जाना होगा हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। सही है। आपने नोटिस किया होगा उस खुदूई साहब की बेवा, अगर आपने पूरा देखा तो उसमें एक स्टाइल था जिसमें मैं सकते में था। तो वो सकते की वजह से आप काम पे थे। उन्होंने, हाँ, तो वो उन्होंने ना शूट पहले जल्दी से कर दिया, क्योंकि मुझे एक 12 दिन की कमर्शियल के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा हम इसको सकते में डाल देते हैं, वो जल्दी जल्दी सारे सीन शूट हो जाएंगे। वकार, अब एक्टिंग की अगर बात की जाए तो वकार के साथ मैंने खुद काम किया और मैंने देखा कि वकार
आंखों से एक्टिंग करते हैं, मतलब कि एक नॉर्मल एक्टिंग करना तो बड़ा आसान है, डायलॉग पढ़े वैसे एक्टिंग आसान नहीं है, मुझे वो याद आ गया, अखियों से गोली मारे लड़का, अखियों से कमाल। गोली क्या मतलब वकार, और उसमें वकार का जो कैरेक्टर था, वकार हमारे केयरटेकर रानी थी, हमारी एक माँ के तौर पे वकार हमारे एक साथ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर था, ट्रांसजेंडर जो हम बच्चियों को लोग और मुझे बड़ा मजा आता है कैरेक्टर बनाने में, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी देखा ही यही है, हर बड़े बड़े एक्टर के साथ काम बट किया वो रानी क्या कैरेक्टर था, मैं रानी क्या बन के जो सेट पे आता खूबसूरती था थी उस रानी में तो से। कुछ लोगों ने तो वहाँ पहचाना भी नहीं कि ये वकार है। नो डाउट। अच्छा मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग कैसे शूट होता था, इतनी हंसी हमें तो देख देख के घर में सब आप फैन हैं आपके। यकीन करें कि खुद्दूसी साहब की बेवा इतना डिफिकल्ट प्ले था कि उसमें हम हंसते ही नहीं थे, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी सीन के लिए बचा के रखनी होती थी। फसी एक बहुत सख्त राइटर है, वो कहते हैं मेरे का की के भी नहीं बदलना चाहिए, जो मैंने लिखा है वो वही बोलोगे तुम लोग, कोई एक्स्ट्रा और कोई उर्दू के अंदर तो बदतमीजी बर्दाश्त ही नहीं है, जो उर्दू लिखी है वही उर्दू बोलोगे, वही लफ्ज़ बोलोगे। और मजहब भी इस मामले में सख्त हैं, और वो कैरेक्टर ऐसे थे कि हिना ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए उसमें, तो उसमें वन कैमरा शूट तो नहीं हो सकता था, और फिर वो कभी हाफ शूट होता था, फिर वो हिना चेंज करके आती थी, तो ये बहुत मुश्किल काम था, तो हम हंसते वसते नहीं थे उसके अंदर। भाई अब मैं सुजैन आपकी एक्टिंग का मैं कुछ टेस्ट ले लूं? मेरी एक्टिंग का नहीं, वकार की। नहीं होगी तो वकार की एक्टिंग, आप जरा उनके साथ कैरेक्टर। वकार मैं सीरियसली मैं एक दफा आई वांट कि आपको कदूसी साहब की बेवा का कोई ऐसा डायलॉग उसमें आके वदूद अहमद बन के प्लीज। वदूद अहमद मैं यही कह रहा था कि आप वहाँ बैठ के थोड़ा सा बैठ जाए, सिर्फ वदूद की एक्टिंग हमने देखनी है प्लीज। मैं अगर वहाँ वकार प्लीज, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज मैं वकार के साथ। कौन सा कैरेक्टर बनाना है आपने सुजैन को, और फिर आप क्या? चलिए ये रूअफ़ज़ाबाजी बन जाए, ठीक, और मैं वदूद बन ठीक हूँ, ठीक चलेंगे डायलॉग करते हैं। मैं आप एक्शन बोल दें, डायलॉग में बोल दूंगा। तो अगर मैं रूअफ़ज़ाबाजी हूँ तो मैं आपको गंजी चुड़ैल कह सकती हूँ। चलो ठीक है, अरे गंजी चुड़ैल किधर थी, तो सुबह से कहाँ गायब थी? अरे रहने दो रूअफ़ज़ाबाजी, कितनी झूठी तुम औरत हो, तुम तो मुझे कह रही थी कि तुम नोमी अंसारी से लेके आई हो, जामक रात की साड़ी थी वो तुम लेकर आई थी, और तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि तुम्हारी बर्थडे में ये होगा, बिरयानी तक तुमने इतनी मोटे चावलों वाली बनवाई थी। बिरयानी तो सारी तुम और तुम्हारी माँ खा गई थी, और ऊपर से मेरे कपड़ों से जेलस हो रही हूँ। रूअफ़ज़ाबाजी जेलस होती मेरी जूती, और रूअफ़ज़ाबाजी इतना गुरूर करना अच्छा नहीं है, अब मेरी शादी फरजाना से हो रही है। बिकॉज तुम तो प्योर मर्द हो ना। Yes, I'm pure मर्द, pure. कट। अमेजिंग, जबरदस्त। वकार बहुत क्या बात है, क्या कदूसी की बेवा था। अच्छा, एक कदूसी की बेवा के अलावा मैं एक और चीज़ सबको बताती चलूँ कि वकार मेकअप आर्टिस्ट हैं, और वकार के साथ कुछ लोग जो अटैच्ड हैं, कुछ बहुत फेमस जो पाकिस्तान का एक टैलेंट है जिसमें महविश हयात साहिबा, वो कभी भी वकार के अलावा मेकअप नहीं कराती। सो वकार को एक तरह से लेबल किया जाता है कि ये महविश हयात की है। महविश से मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, और महविश का स्टार्टिंग टाइम, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम जैसे आपके साथ था ना, जो मेरा बिल्कुल मुझे लगता है जब आपके साथ मेरा वो सीक्वेंस हुआ तो मुझे लगा ये हम महविश के साथ ये रिपीट हो चुका है। महविश जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी तो महविश के बहुत लंबे बाल थे, और महविश बहुत पतली थी, तो जब ये आई तो इसकी जो अम्मी है रुखसार, वो हमारे साथ प्ले करती थी, एक्टिंग करती थी, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। तो जब वो आई मेरे पास तो उसको फ़हीम बर्नी के साथ हम प्ले कर रहे थे, तो हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके पास बहुत डेट्स हों, ताकि सोप है ना लंबा, तो बहुत डेट्स हों। तो फ़हीम ने कहा ऐसा करो, ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, इसको हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं तो ये बहुत मज़े की लगेगी। मैं उसको सैलून लेके गया, मैंने इसके उसके इतने लंबे बाल थे, मैंने इसके बाल काटे, छोटे किए बाल काटे, आईब्रोज उसकी चेंज की, उसकी स्किन चेंज, उसकी स्किन की लुक चेंज की, फिर हमने उसको जो है नया जन्म दिया जैसे बिल्कुल। हाँ, पे उसके बाद जब हम कैमरा पे लेकर आए ना, तो महविश तो यूँ ट्रांसफॉर्म होती है, आप उसके ऊपर मेकअप करें वो यूँ ट्रांसफॉर्म होती है, और वो एक्ट्रेस भी अच्छी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई सुपरस्टार है तो वो महविश है, क्योंकि आई थिंक अगर आप देखें तो महविश ने सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो क्रेडिट आपको ही जाता है ना, क्योंकि शक्ल तो उनकी आप ही निखारी ना। मोहब्बत का जज्बा कैसा है, क्या यानी मोहब्बत कभी की? देखिए मुझे तो लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से, इश्क है अपने आप से। तो जब आप अपने आप से इश्क करते हैं ना तो आपको, लेकिन नहीं, हम एक और मोहब्बत की बात करें। वैसे तो भाभी से मैं मिली हुई हूँ, वकार का बेटा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वैसे भाभी के अलावा कभी उससे पहले या बाद में? जिंदगी में इतना टफ टाइम था ना वो शुरू का, बिकॉज मैं जिस वक्त इंडस्ट्री में आया, पहले आई वॉज अ फ्लाइट स्टीवर्ड इन PIA, सो वो मेरा कुछ एक वहाँ के प्रॉब्लम्स है, वो मैंने छोड़ा, फिर मैंने यहाँ पर मेकअप स्टार्ट किया, और उस दौरान बड़े हुआ कि मेरे फादर की सडन डेथ हो गई चीज़ें, तो वो वाला टाइम मैंने जो स्पेशली लड़के टाइम गुजारते हैं ना ज़रा फ्रेंड्स में, आई हैव नो फ्रेंड्स, ऐसे कि मैं कहूँ कि यार ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, ऐसा मेरे पास टाइम ही नहीं था कोई।
तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मेरी तो जब शादी हुई तो मेरी अम्मी ने बताया कि जी हम यहाँ शादी कर रहे हैं। मैंने कहा आपके जैसे नहीं शरीफ लड़के होते हैं, जैसी आपकी मर्जी जी आप वकार, आपको एक मैं कहूँगी कि आपको एक प्लस पॉइंट है या एज है या आप लकी हैं कि इकरा अजीज ने अपनी शादी पे आपसे मेकअप कराया, यानी इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम हैं वो वकार हुसैन के पास इकरा का भी है कि इकरा महविश ये लोग मेरे लिए इसलिए बहुत करीब हैं कि इकरा का डे 1 का मेकअप इस तरह मॉर्निंग शो में आए हुए थे और वो एक मेकअप नहीं जो होते हैं कि ये डिफरेंट सैलॉन्स हैं उनके साथ मॉडल्स आई हुई हैं, मुकाबला हो रहा है मेकअप का जैसे नॉर्मली होता है बहुत ज्यादा पहले। तो जो इसके साथ आई थी वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मैंने कहा तुम तो वैसे ही जीत जाओगी, इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे पास है। तो कहने लगी, मैंने कहा तुम क्यों नहीं एड्स वगैरह करती, काम क्यों नहीं करती? तो उसने कहा वकार भाई पता नहीं मेरी इंडस्ट्री कैसी, मैंने कभी किया नहीं है, मेरी तो अम्मी जो है वो सैलॉन में होती है तो मुझे पता नहीं क्या तो मैं उसको फिर सिट्रस पे लेके गया और फिर उसके बाद ये ऑडिशन हुआ उसका और वो फौरन इतनी मजे की बातें हमारी हो रही हैं कि बहुत लंबा सेगमेंट हो एकदम से निकल गया, समझ नहीं आया हमें अभी बहुत कुछ। लेकिन वकार आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि आप आए, मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए बहुत एक है कि मैं वकार के साथ आज बैठ के कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया वकार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको हमेशा टीवी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जनाब एक खास शख्सियत हमारे साथ और आपने एंजॉय किया होगा, हमें अभी बहुत सी उनसे बातें करनी थी लेकिन वक्त ख़त्म हो गया राइज एंड शाइन का। कल आपसे मुलाकात होगी और सुजैन आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बेहतरीन आपका काम भी जा रहा है, आपका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है और हमारी टीम के साथ जैसे जेलिंग किया आपने तो ये भी रिमार्केबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज एक्टिंग की स्किल्स भी आपने दिखा दी है। तो कल इंशाल्लाह राइज एंड शाइन में मुलाकात होगी। ज़ुहैब और सुजैन को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं।